सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2016 के हिंदी भाषा के पेपर को सॉल्व करवाने वाले। अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ली थी तो ये आपके लिए है ये वीडियो दोस्तों। और सीटेट पेपर दोस्तों 2016 में फरवरी में भी हुआ था, सितंबर में भी हुआ था। तो यहाँ पर हम जो फरवरी में हुआ था उस पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। सितंबर वाला ऑलरेडी हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 105 तक, यानी कि 91 से 91 से लेकर के 105 तक के जितने भी प्रश्न है उन्हें हमें सही विकल्प उनमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भाषा सीखने का उद्देश्य है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना या प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो भाषा सीखने के उद्देश्यों में दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यानी कि किसी भी स्थिति में आप उस भाषा को प्रयोग कर पाए, इसलिए भाषा सीखना क्या है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रत्येक स्थिति में भाषा का सही से प्रयोग कर पाना। ठीक है, जब हम सही से प्रयोग कर पाएंगे तो हम अपने मन की बात भी कह पाएंगे, दूसरों की बातों को समझ भी पाएंगे और दूसरे हमें क्या आदेश निर्देश दे रहे हैं वो भी हम समझ पाएंगे और सुन पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है, स्किनर का, चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का या पियाजे का? तो ये तो आप देख करके ही समझ गए होंगे, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा समाज में ही सीखता है और ये कहा है वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वाइगोत्स्की, ये सही हो जाएगा। बच्चा जो कुछ सीखता है वो समाज से ही सीखता है, ये इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आंकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की या शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की? दोस्तों, बच्चों के भाषा का जो विकास है अगर उसे हमें सही से करना है तो सबसे अच्छा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कुछ ना कुछ लगातार जब बच्चों का मूल्यांकन होता रहेगा तो प्रत्येक बच्चे की गलतियां या त्रुटियों को हम जान पाएंगे और उसका आकलन करने के बाद सही समय पर हम क्या करेंगे, उन त्रुटियों को, उन गलतियों को दूर कर पाएंगे। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे बच्चों के भाषाई विकास की जांच हम समग्रता से कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। भाषा प्रयोग के विविध अवसर, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की सहायता या शब्दकोश या विश्वकोश का प्रयोग, ये सब चीजें भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि जब लगातार हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, लगातार हम ये पता करते हैं कि कहाँ पर क्या गलती कर रहा है बच्चा, तो उसकी भाषा में उन गलतियों को दूर करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर उच्चारण सही नहीं कर पा रहा तो उसको उच्चारण को सही समय पर हम सही कर देते हैं। कहीं वो गलत लिख रहा है तो वो भी हम सही कर देते हैं। अगर वो शब्दों को सही नहीं लिख पाता है, कहीं कहीं पर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उसे अंतर नहीं पता है, ऊ की मात्रा, तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब सही करवा सकते हैं टीचर अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक आकलन लगातार चले तो। क्वेश्चन नंबर 94 है, लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है या केवल प्रतिवेदन लिखने के लिए किया जाता है? दोस्तों, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है लिखित भाषा का प्रयोग। जब हम लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो लिखित अभिव्यक्ति होती है हमारी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आंकलन का काम करता है, रोचकता और जोश जगाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है या भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है? तो दोस्तों, भाषाई खेलों का जब हम क्लास में आयोजन करते हैं वो किसी प्रकार से भी होता है। भाषाई खेल मतलब लैंग्वेज गेम, आप इसको कंफ्यूज मत होइए। जो लैंग्वेज गेम क्लास में हम खिलाते, चाहे वो अपोजिट वर्ड्स का हो, चाहे वो सिमिलर वर्ड्स का हो, तो इन सब से क्या होता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है या भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो ये रोचकता और जोश जगाता है कक्षा में, बच्चों को उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है। तो इस तरीके से वे आसानी से भाषाई खेल तो वो खेल ही रहे होते हैं, लेकिन भाषा के खेल में वो भाषा भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, कविता कहानियों पर चर्चा करने पर एवं प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? कविता क्लासरूम में कविता कहानियों पर चर्चा
करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आंकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, या फिर भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कल्पनाशीलता का पोषण करना, यानी कि बच्चों के सोचने समझने की जो क्षमता है, कल्पना करने की जो क्षमता है, उसको उसमें और वृद्धि करना। बच्चे और अधिक सोचें, जब वो सोचेंगे, कविता कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, सोचेंगे तो वो प्रश्न पूछेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से उनकी कल्पना शक्ति, उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य, समाज, विद्यालय या फिर परिवार। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्त, का राइट आंसर हो जाएगा समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि जो बच्चा है समाज में जन्म लेता है, समाज में ही वह उस भाषा को समाज के लोगों से ही सीखता है। अगर वो समाज में ही नहीं रहेगा तो उस भाषा को वो कैसे सीखेगा? तो इसलिए भाषा का जो संचय होता है, यानी कि भाषा जो बच्चा इकट्ठा, भाषा जो सीखता है, बोलता है, वो समाज से ही संचित करता है। अतः भाषा एक संचित कौशल है, जिसको हम अर्जित कौशल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है, और प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। यह समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, और ये समावेशी कक्षा है। और समावेशी कक्षा का मतलब ऐसी कक्षा जहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, सभी बच्चे एक साथ कक्षा में बैठ करके पढ़ते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से अक्षम हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे अस्थिबाधित हो, सारे के सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं। तो बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के रूल नहीं बना पाते हैं, वो नियम नहीं बना पाते हैं, तो ये भाषा सिद्धांतों के अनुकूल है। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 to 5 के स्तर के विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, या सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, जब विद्यालय में वो आते हैं, प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 की बात हो रही है, जब स्कूल में आते हैं वो, तो जो भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, यानी कि व्याकरण का ज्ञान, कहाँ पर क्या रोल में कैसे कैसे भाषा बन रही है, कहाँ किसको क्रिया कहते हैं, किसको संज्ञा कहते हैं, किसको सर्वनाम कहते हैं, ये सब बच्चों को परिभाषाएं बताई जाती हैं। उनको कहाँ पर कैसे लगाना है, कहाँ पर नाउन है, प्रोनाउन, कहाँ पर क्या चीजें हमें यूज करनी है, कैसे हम अनुवाद करते हैं, ये सब चीजें हमें स्कूल में आकर के ही नॉलेज मिलता है पूरी ग्रामर की। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये कथन बिल्कुल सही है भाषा शिक्षण के लिए, कि भाषा की जो जटिल और समृद्ध संरचनाएं हैं उनका ज्ञान बच्चे विद्यालय में आकर के ही अर्जित करते हैं। क्योंकि जो प्रायोगिक भाषा है बच्चे वो तो घर पे सीख लेते हैं, लेकिन जो जटिल और समृद्ध चीजें होती हैं वो आकर के वो विद्यालय में ही सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करेगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, या जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अनमोल संसाधन के रूप में काम करती है, क्योंकि अलग 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 प्रांतों से आए हुए बच्चे हैं, वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, जो कक्षा होगी वह एक तरीके से अलग अलग भाषाओं से समृद्ध होगी। बच्चे एक दूसरे की भाषा को समझेंगे, तो वहां पर कई प्रकार की भाषाएं वो एक दूसरे से जानेंगे। तो शिक्षक को इसको संसाधन के रूप में लेना चाहिए, यानी कि यह क्या है, एक अनमोल संसाधन है, और इससे हम कई प्रकार की भाषाएं सीख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी बच्चा अपनी भाषा को लेकर के हीन भावना नहीं महसूस करेगा, अरे मेरी भाषा तो किसी बच्चे को आती ही नहीं है। और हमें यही करना है कि हर एक बच्चे को यूनिक दिखाना, हर बच्चा क्या है अपने आप में
अलग है, इंडिविजुअल है और सभी की मातृभाषा का हमें सम्मान करना। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी सीटेट में आ चुके हैं और इस उन क्वेश्चंस का भी आंसर यही है कि हमें प्रत्येक बच्चे की भाषा मातृभाषा का सम्मान करना है और भले ही अलग-अलग कक्षा एक ही कक्षा में अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, हमें सभी की भाषाओं को समझना है और इस प्रकार से सभी बच्चे सभी प्रकार की भाषाओं को भी बोलने में सक्षम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित हैं। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत ही कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग-अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है। इस वजह से जो अध्यापिका है, कक्षा 1 का बच्चा है, वो चिंतित है कि आखिर में इसका भाषाई विकास किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल पढ़ने में रुचि ही नहीं ले रहा है, इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में। तो ऐसे बच्चे को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए भाषा में। क्वेश्चन नंबर 102 है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। या सभी बच्चों की बोलना सीखने की जो गति होती है वो एक समान होती है। ये तो बिल्कुल गलत है कि सारे बच्चे एक समान रूप से जो उनकी बोलने की गति होती है वो होती है। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों यही है कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो बोलना सीखने का सबसे अच्छा तरीका, यानी कि इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तो सब लोग उससे बात करते हैं। वो भले ही कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो परिवार के सदस्य होते हैं सब उससे बोलते हैं जब वो बहुत छोटा होता है, ताकि वह बोलना सरलता से सीख पाए। और जितना उससे कहा जाएगा, जितना भी लोग उससे कहेंगे वो सुनता तो है ही। तो इस तरीके से क्या होता है, अधिक से अधिक अवसर जब बच्चों को मिलता है, जब बच्चा बड़ा होता है उससे भी यही होता है, जितना घर के लोग उससे बात करेंगे, जितना वो सुनेगा उतना ही वो बोलेगा। तो इस तरीके से वो बोलना सरलता से सीख जाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे सरलता से बोलना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश का क्या तात्पर्य है। समृद्ध भाषाई परिवेश, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, या मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। जब अधिक से अधिक अवसर मिलेगा तो इस प्रकार से जो कक्षा होगी, क्लासरूम होगा, वो भाषाई समृद्ध भाषा में क्या होगा, समृद्ध होगा। सभी बच्चों को वो भाषा अच्छे से बोलने आएगी। जब वो ध्यान से सुनेंगे तो वो ध्यान से बोलेंगे भी और पढ़ने लिखने में भी वो अच्छे होंगे। तो इस तरीके से भाषा से समृद्ध जब कक्षा होगी तो उसका बहुत बेनिफिट होता है क्लासरूम के सारे बच्चों के साथ, सारे बच्चों को उसका बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आंकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। यानी कि आपको अपने विद्यार्थियों का भाषा संबंधी क्रमिक विकास करना है, तो उसके भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आपको आंकलन करना है, तो उसके लिए आपकी निर्भरता किस पर होनी चाहिए। मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर, या पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, क्योंकि इसी में बच्चे के बारे में A to Z सारी जानकारी होती है इसमें कि बच्चे को भाषा बोलने आ रही है कि नहीं सही से, बच्चे को लिखने आ रही कि नहीं, बच्चे को पढ़ने आ रही कि नहीं, सारे की सारी बातें उसके पोर्टफोलियो में लिखी होती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है, पोर्टफोलियो के अवलोकन से हम उसके भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन का पता आसानी से लगा पाएंगे और इसी पर हम निर्भर भी हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। यानी कि आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कोई कविता पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जो नए होंगे, जिनसे बच्चे पहली बार परिचित हो रहे हैं, या ऐसे शब्द होंगे जो अपरिचित होंगे जिनसे बच्चे पहली बार परिचित हो रहे हैं, जिन शब्दों को अपने जीवन में वो पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के अर्थ जान पाए बच्चे, इसके लिए आप क्या करेंगे। शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी, या पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। यानी कि
जो जो भी चैप्टर को पढ़ाते समय या टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी कठिन वर्ड आए हैं उन वर्ड की मीनिंग ब्लैक बोर्ड पर हम क्या करेंगे, लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके के प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर ऐसा फिर क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो आपसे। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का हमें आंसर करना है 106 से लेकर के 114 तक। यहाँ पर देखिए डायलॉग डिलीवरी हो रही है, यानी कि डायलॉग यहाँ पर बोला जा रहा है। तो माँ, सबसे पहले माँ क्या कह रही है, रमेश मीना क्यों रो रही है। अब रमेश कह रहा है मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। अब माँ ने क्या कहा, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या, आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। यहाँ पर ये पता चल गया कि जो रमेश और मीना है वो क्या है, एक दूसरे के भाई बहन है। फिर है रमेश, माँ पढ़ूंगा, नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ कहती है हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे, अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश कह रहा है अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में। फिर माँ कह रही है अकबर का जन्म कहाँ, जहां भी हुआ हो तुम्हारा जन्म यही हुआ है, और तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी, पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। अब चलिए यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, मीना और रमेश क्या है, परस्पर भाई बहन है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह उसे पढ़ने नहीं दे रही थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है पढ़ने नहीं दे रही थी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है, माँ ने क्या समझाया था रमेश को, खेल कूद छोड़ देना, दिन रात पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, या शुरू से नियमित पढ़ाई करना। तो माँ ने क्या कहा था कि अगर नियमित रूप से पढ़ाई करते तो सही रहता, एकाएक जब खेलने का टाइम हो तो खेलो, पढ़ने का टाइम हो तो पढ़ो, एकाएक रट्टू तोता बन करके पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 है, यह भी कोई पढ़ने का समय है, यह इस प्रश्न का आशय है यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है, या पढ़ने का कोई समय नहीं होता। तो यह समय पढ़ने का नहीं है, यह इसका आशय है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छाटिए, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट या परीक्षा। तो प्रथम आना, अव्वल आना, फर्स्ट आना, ये तीनों एक ही है, परीक्षा जो है ये इससे अलग हो गया, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है, लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रमी या फिर रट्टू तोता। तो आपने देखा होगा कि उस पूरे के पूरे जो आपने गद्यांश को पढ़ा उसमें एक शब्द बार बार आया है, रट्टू तोता। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये रमेश के लिए क्या उपयुक्त है, क्योंकि वो बैठ करके क्या कर रहा था, रट रहा था अकबर का जन्म, आपने देखा भी। क्वेश्चन नंबर 112 है, पर तुम का भाव है, पर तुम पढ़ते ही रहो, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पर तुम का भाव है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपने भी देखा है वो क्या रट रहा था, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, तोता रटंत, पास आना, सर पर आना या अव्वल आना। तो बहुत निकट आना के लिए जो उचित शब्द दोस्तों होगा वो होगा सर पर आना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 114 तक देख लिया। अब 115 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप देखिए 115 से लेके 120 तक जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर हमें इस पूरे के पूरे काव्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके सही उत्तरों के विकल्पों को चुनना है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। 115 नंबर प्रश्न है, कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों है,
बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घावों के कारण या साधन सुविधाओं के अभाव के। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर कवि कहना चाहता है इससे स्पष्ट है कि वहां पर बंधन और बेबसी है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। यानी कि बंधन और बेबसी है। पहरे का मतलब क्या होता है? बंधन ही तो होता है कि हम कुछ भी बोल नहीं सकते, तो बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा जाता नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः कौन सी बात कही गई है? घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुविधाओं की, या कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी ना कह पाने की जो व्यवस्था है, मुख्य रूप से यही कही गई कि किस तरीके से जो जो कवि है उन्होंने अपने मन में ही अपने जो घाव है उनको छिपा कर रखे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 117, रीते शब्द में कौन सा भाव है? परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का, या फिर अपनेपन का। दोस्तों रीते का जो अर्थ होता है वो होता है खाली, जिसे खालीपन भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साधन सुविधाओं में ज्यादा ही रीते हैं, यानी कि साधन में भी क्या लगता है? खालीपन लगता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, या कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कवि घावों के गहरे होने से क्या है? दुखी है, उसके जीवन में कुछ घाव है, कुछ इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा जिससे वह बहुत ही दुखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, ड्योढ़ी का क्या अर्थ है? देहरी, दरवाजा, चौखट या घर। तो ड्योढ़ी का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है दरवाजा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, भीतर के घाव से तात्पर्य है घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट, या फिर शारीरिक क्षति। तो भीतर के घाव का दोस्तों मतलब है यहाँ पर हृदय की पीड़ा, यानी कि जो कवि है, आपने पूरा का पूरा ये जो काव्यांश देखा, इसमें पूरी तरीके से जो कवि है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने हिंदी के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। आप ऐसे चैनल से बने रहिए और आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। सारे विषयों के जो वीडियोस हमने बनाई है हर एक विषय की आप पूरा देख सकते हैं, उसके वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चैनल से बने रहिए और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इन सभी वीडियोस जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और सारे के सारे विषयों की वीडियोस वहां पर भी आपको टाइम से अवेलेबल करा दी जाती हैं, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। तो चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।